चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे कूलॉम बल का सदिश निरूपण, या इसी को क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि कूलॉम नियम न्यूटन गति के तृतीय नियम की पालना करता है या पालन करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है और इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, और काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है ये क्वेश्चन, तो देखिए आप आसानी से समझ जाइएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं एक एक्स एक्सिस बनाते हैं और एक वाई एक्सिस, और ये एक्स है और ये मूल बिंदु है, यानी ओरिजिन पॉइंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दो हम आवेश ले लेते हैं, दो बिंदु आवेश, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो दोनों आवेश है दो एक ही जाति का है। एक ही जाति का मतलब यह है कि उसका नेचर जो है सेम है। जैसे जस्ट लाइक कि मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं, दो आवेश लेते हैं Q1 और Q2, और मान लेते हैं दोनों एक ही जाति का है, या प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। ठीक है, हम ऐसा इसलिए लिए हैं क्योंकि ये दोनों क्या करेगा, बल लगाएगा एक दूसरे पर। ठीक है, और कौन सा बल लगाएगा, तो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि दो आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, Q1 और Q2 ये दो आवेश ले लिए और दोनों जो है कुछ दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं स्थिति सदिश बनाएं, तो कैसे बनेगा। अगर Q1 की स्थिति बताना है तो किसके सापेक्ष बताएंगे। जैसे जस्ट लाइक मान लीजिए कि रूम में कुछ रखा हुआ है, अब डायरेक्ट हम बोलेंगे कि रूम में मोबाइल रखा हुआ है। अब कहाँ खोजिएगा रूम में मोबाइल, हम ये बता देंगे कि एक्स अक्ष पे इतना दूरी पर है और वाई अक्ष पर इतना दूरी पर है, तो आसानी से आप खोज सकते हैं उस रूम में। या मान लीजिए कोई बल्ब लटका हुआ है, बताएंगे कि जाओ बल्ब लटकल है लेके आओ, लेकिन कहाँ पर लटकल है, तो बता देंगे ना कि मान लो कि यहाँ बल्ब है लटका हुआ, अरे मोटू को लटका दिया, ये मान लेते कदुआ बन गया ना मान लेना बल्ब है, मानने में की जाता है। जैसे मान लो यहाँ बल्ब लटका है, तो हम बताएंगे कि वाई अक्ष पर कितना दूरी पर है और एक्स अक्ष से इतना दूरी पर है, तो आप आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। उसी तरह अगर हमको Q1 और Q2 की स्थिति बताना है तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सदिश बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सदिश वेक्टर बनाएंगे। तो यहाँ से बनाते हैं हम सदिश वेक्टर। ठीक है, तो ये हम सदिश वेक्टर बनाए, आपको सीधा बनाना है, थोड़ा अपाहिज बन जाता है हमसे क्योंकि बोर्ड है, वाइट बोर्ड है। तो ये हम एक वेक्टर बना लिए जिसको हम बोलेंगे आर वेक्टर, और आर वेक्टर इसको मान लेते हैं R1 है, मान लेते हैं R1, मानने में क्या चाहता है। तो R1 को हम क्या बोलेंगे, R1 वेक्टर को हम बोलेंगे Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। अभी Q1 की स्थिति जो बता रहे हैं, Q1 कहाँ पर है, किसके सापेक्ष बता रहे हैं, तो मूल बिंदु के सापेक्ष बता रहे हैं। ठीक है, तो R1 जो वेक्टर हुआ स्थिति बताने का काम कर रहा है। किसका स्थिति, तो इस आवेश की स्थिति। किसके सापेक्ष, तो मूल बिंदु के सापेक्ष। तो हम लिख सकते हैं Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। या आप ये भी लिख सकते हो इसको, R1 जो है स्थिति सदिश है, स्थिति बताने का काम कर रहा है। किसका स्थिति बता रहा था, Q1 की स्थिति बता रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, स्थिति सदिश है। ठीक है, या बोल सकते हैं R1 क्या है, स्थिति सदिश है। किसका स्थिति बता रहा था, Q1 को बता रहा है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हमको अगर इसका स्थिति बताना है तो फिर ओरिजिन पॉइंट से यानी मूल बिंदु से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो तीर का निशान होगा इसकी ओर। जिसका भी हमको स्थिति सदिश बनाना होता है तो हम ओरिजिन पॉइंट से और जहाँ तक बताना पड़ता है या जिस वस्तु तक, तो वहाँ उसका मुंह रखते हैं। मतलब ये मुंह है और ये पूंछ है। ठीक है, तो
इसको मान लेते हैं R2 वेक्टर। क्या मानेंगे? R2 वेक्टर। अब बताओ R2 वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर है Q2 की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, या क्या लिख सकते हो? Q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु क्या है? O, तो O भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एक ही पॉइंट आपको लिखना है। हम लिखा दे रहे हैं इस तरह से कि दो भाषा इसलिए लिखा रहे हैं कि कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में अगर पूछता है तो एक ही लिखना है। इन्हें अब यो लिख दिए कि वन की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, फिर लिखेंगे स्थिति सदिश, ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा लिखेगा तो आपको लोला समझेगा। क्या समझेगा? लोल। इसलिए लोल नहीं बनना। ऐसे लोल का मतलब खराब भी नहीं होता है, लोल का मतलब होता है चंचल। वो डिपेंड करता है किस सेंस पर आप किस तरह से, मतलब हमारे वर्ड को जो सेंस कर पा रहे हैं किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो सब मतलब हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। कोई उसको अच्छा में ले लेता है तो कोई ख़राब में ले लेता है, दिक्कत। ऐसे हम किसी को लोला बोल दीजिएगा दो चार थप्पड़ रख देगा, है ना। तो ये बात नहीं है। लोला मतलब चंचल भी होता है। तो हम पॉजिटिव थिंकिंग बोले थे, ठीक है। मेरा कहने का उद्देश्य था पॉजिटिव। चलिए, तो यहाँ देखिए, तो क्या लिखेंगे? R2 की स्थिति, R2 की स्थिति सदिश, या क्या लिखेंगे? R2 Q2 की स्थिति, Q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु क्या है? O के सापेक्ष। दिक्कत यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक तो उम्मीद है समझ में आ गया हो। अब देखिए, अब हमको इसका स्थिति बताना है इसके सापेक्ष। तो क्या करेंगे? यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये तो इसको हम लिखते हैं R12 वेक्टर। क्या लिखते हैं? R12 वेक्टर। अब R12 वेक्टर क्या है बताइए? तो यहाँ से जिसका इधर देखो ये मुँह है, मुड़ी समझ आता है ना, टोपी, उधर से लेंगे तो Q1 की स्थिति किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। तो यहाँ पर जो है R12 वेक्टर जो है आपका, R12 वेक्टर जो है क्या है? Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। जैसे यहाँ पर इसका स्थिति, यहाँ से वेक्टर एक ड्रॉ किए थे तो Q1 की स्थिति हुआ था मूल बिंदु के सापेक्ष, जहाँ पुछरी होता था उसके सापेक्ष। तो यहाँ पर पुछरी इधर है, तो क्या लिखेंगे इसको? Q1 की स्थिति किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। क्लियर है? अब देखिए, अब इसका स्थिति बताना, तो क्या करेंगे? फिर इधर से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और पुछरी इसके तरफ होना चाहिए। ये हुआ, इसका नाम रख देते हैं R21 वेक्टर। R21 वेक्टर, तो बताओ R21 वेक्टर क्या है? R21 वेक्टर तो क्या है बताओ? Q2 की स्थिति किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष नहीं, जिधर पुछरी रहेगा उसके सापेक्ष हो जाएगा। तो Q2 की स्थिति किसके सापेक्ष? Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो फिर से बैक करके एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ, अब हम क्या करते हैं? अब एक चीज़ बताओ, ये दोनों हम मान के चले हैं कि ये Q1 और Q2 जो आवेश है, Q1 और Q2, ये मान के चले हम कि दोनों एक ही जाति का है। ये तो प्लस प्लस हो सकता है या माइनस माइनस हो सकता है ना। तो अगर ये मान लो कि प्लस प्लस हुआ या माइनस माइनस हुआ तो एक दूसरे पर बल लगाएगा, एक दूसरे पर बल लगाएगा। एक Q1 लगाएगा Q2 पे बल और Q2 लगाएगा Q1 पर बल। Q1 लगाएगा Q2 पर बल, दिशा इधर होगा बल की दिशा, ठीक है। Q1 के कारण जो बल लग रहा है Q2 पर बल लग रहा है किसके कारण? Q1 के कारण। तो इसको हम क्या लिखेंगे? F
F12, ऐसा लिखो F12, F12 मतलब कि Q1 के कारण बल लग रहा है Q2 पर। तो यहाँ पर हम सदिश निरूपण कर रहे हैं इसका, तो वेक्टर देंगे। तो यहाँ पर बताओ क्या हो गया, यहाँ पे F वेक्टर जो है, F वेक्टर F12 वेक्टर क्या है, Q2 पर Q1 के कारण बल, यही तो बल लगा रहा है इस पर। तो लिखेंगे क्या, F12 जो है Q2 पर Q1 के कारण बल। क्लियर है? Q2 पर किसके कारण बल लग रहा है, Q1 के कारण लग रहा है। अच्छा, ये भी तो बल लगाता होगा इस पर, क्योंकि प्लस प्लस मोटू मोटू को लड़ा देंगे तो क्या होगा, दोनों धक्का देगा, या पतलू पतलू को लड़ाएंगे तो भी धक्का देगा। तो वही बातें यहाँ पर हैं। तो इसके कारण जो इस पर बल लगेगा कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये है F21 वेक्टर, मतलब Q1 दिखाई दे रहा है ना अच्छा से, ये Q1 है, बेचारा गया है झपार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, Q2 के कारण लग रहा है Q1 पर बल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं Q1 पर Q2 के कारण बल। तो F21 वेक्टर जो है क्या है, Q1 पर किसके कारण बल लग रहा है, Q2 के कारण, Q2 के कारण बल। बताइए यहाँ तक दिक्कत है? अगर यहाँ तक दिक्कत है तो पीछे करके देखिए, देखो ध्यान से, यहाँ समझाते हैं। देखो जैसे कि मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, Q1 है और Q2 है, ये एक दूसरे पर बल लगाएगा। तो इस पर Q1 बल लगा रहा है, इस पर लगा रहा है ना, और ये बल लगाएगा इस पर। तो इस पर जो Q2 पर बल लग रहा है, किसके कारण बल लग रहा है, Q1 के कारण लग रहा है। Q2 पर बल लग रहा है, किसके कारण बल लग रहा है, Q1 के कारण। दिक्कत है? अगर ऐसा पूछे कि बताओ Q2 पर किसके कारण बल लग रहा है, Q1 के कारण बल लग रहा है। अरे पूछेंगे Q1 पर किसके कारण बल लग रहा है, Q2 के कारण बल लग रहा है। क्लियर है? तो वहाँ भी वही बात हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सदिश निरूपण करते हैं। देखो, यानी बल को हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। जब भी हम बल लिखते हैं तो सबसे पहले उसका परिमाण लिखते हैं, उसके बाद दिशा लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, परिमाण, उसके बाद दिशा लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, इससे पहले कुछ चीज़ और जान लेते हैं इसमें। अगर हमको दिशा बताना होगा R12, ठीक है, इसका R1, देखो दिशा बताने के लिए हम कैप काम लेते हैं, ऐसे कैप, ये दिशा बताने काम करता है, जिसको बोलते हैं एकांक सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। अब 11th में पढ़े होंगे वेक्टर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो R12 वेक्टर, R12 कैप जो होगा R12 वेक्टर का एकांक सदिश, एकांक सदिश है, ठीक है। R12 का एकांक सदिश कौन हुआ, R12 कैप। क्लियर है? अब देखो, मतलब R12 का दिशा कौन बताएगा, R12 कैप बताएगा। यहीं पर अगर ऐसा करेंगे R21 कैप, तो किसका दिशा बताएगा, R21 वेक्टर का एकांक सदिश कहलाएगा, एकांक सदिश, ठीक है। R21 जो कैप है वो कहलाएगा R12 वेक्टर का एकांक सदिश। दिक्कत? अब देखो, अब हम सदिश निरूपण करते हैं। तो बल लिखने से पहले, बल हम जब भी लिखते हैं तो उसका पहले परिमाण लिखते हैं, फिर उसके बाद दिशा लिखते हैं, ठीक है। परिमाण को बोलते हैं मैग्नीट्यूड फिजिक्स में। चलिए तो लिखते हैं बल को, तो हम यहाँ पर लिखते हैं F12 वेक्टर,
अब बताओ, कूलाम के नियम हम पढ़े हैं, तो कूलाम के नियम क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, तो यहाँ पर वही यूज़ करेंगे। तो देखिए, तो के का मान आपको पता है, के का मान क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बाय, तो ये लिख दिए हम क्या, परिमाण। अब हमको चाहिए दिशा, किसका दिशा, तो F12, तो इसके लिए हम एकांक सदिश बना रखे हैं R12 कैप, तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटू R12 कैप, ये क्या बता रहा है, दिशा को बता रहा है, तो लिख दिए। अब देखो उसके बाद लिखते हैं F21 वेक्टर, फिर लिखेंगे परिमाण 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ पर के का मान नहीं देकर ऐसे भी के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू, अब देखो F12 की दिशा कौन बताएगा, F12 R21 F21 की दिशा कौन बताएगा, R21 क्या बना चुके हैं हम, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये क्या है, ये दिशा को बता रहा है, परिमाण लिख दिया, उसके बाद दिशा, ये दिशा हो गया, दिशा को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे दिशा के लिए क्या क्या बना रखे हैं वेक्टर, तो R21 कैप बना रखे हैं, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं का कि ये जो Q1 है इधर बल लगा रहा है और ये Q2 है इधर बल लगा रहा है, इनकी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है ना। ऐसा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R12 कैप, क्या लिख सकते हैं, R12 कैप इक्वल होगा माइनस R21 के, R12 कैप के। क्यों होगा ऐसा, देखिए बताते हैं अभी, देखो क्यों होगा, क्योंकि Q1 इधर बल लगा रहा है और Q2 इधर बल लगा रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहा है, तो हम लिख सकते हैं Q1 जो है माइनस Q2 है, या यहाँ पर दिशा बताने के लिए हम एक वेक्टर बना चुके हैं R12 वेक्टर, और इधर देखो ये Q2 कारण बल लग रहा है Q1 पर, यहाँ पर लग रहा है Q2 पर Q1 के कारण बल, ना समझ आ रहा है, देखो इस Q2 पर बल लग रहा है किसके कारण, Q1 के कारण, Q1 पर बल लग रहा है किसके कारण, Q2 के कारण, तो यहाँ पर वेक्टर बना चुके हैं, और इसके लिए हम एकांक सदिश भी बना चुके हैं जो दिशा बताने का काम करता है, R12 कैप R21 कैप, तो ये दोनों क्या है, R12 कैप जो है माइनस R21 कैप के बराबर है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहा है, इसीलिए। तो यहाँ से हम एक चीज़ करें, देखो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अगर हम इसका वैल्यू या इसका वैल्यू अगर रख दें, ऐसा रख लेते हैं, इसमें समीकरण 1 में अगर हम रख दें, समीकरण 1 में R12 कैप का मान, R12 कैप का मान क्या रखेंगे, माइनस R21 कैप रख सकते हैं यहाँ पर, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, ध्यान से समझना। तो देखो, तो यहाँ पर क्या है, F12 वेक्टर जो है, F12 वेक्टर जो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसके बदले हम क्या रखेंगे, तो इसके बदले यहाँ पर क्या है, माइनस का R21 कैप है, दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अगर माइनस को आगे कर ले, अगर हम माइनस को आगे कर लें तो क्या होगा, तो होगा F12 वेक्टर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इंटू जो है R21 कैप,
क्लियर। आप ध्यान से देखो, ये पूरे क्या है, ये पूरे क्या है, ये पूरे देखो समीकरण 2 में है कि नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 कैप, यहाँ भी R21 कैप। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं समीकरण 2 से। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से बताओ क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर जो होगा किसके इक्वल होगा, माइनस तो बाहर है, F21 वेक्टर के, ठीक है। और ये दोनों समीकरण क्या कहलाएगा, कूलम्ब बल का सदिश निरूपण, ये दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि बल जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि कूलम्ब नियम जो है न्यूटन गति के तृतीय नियम की पालना करता है। क्लियर है, देख रहे हैं ना, बल जो है माइनस वाला है, यानी एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कूलम्ब बल का सदिश निरूपण। तो अगर बोलेगा कि आप सिद्ध करिए कि कूलम्ब नियम गति के तृतीय नियम की पालना करता है, तो इस तरह से आप सिद्ध करिएगा। तो नोट्स आपको लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से छाप सकते हैं या यहाँ से छाप लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।